हेलो मित्रों। तो आज हम लोग पॉलिटी साइंस का क्लास 10th का पढ़ने वाले हैं। लेसन नंबर 1, लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी। ठीक है ना, कि लोकतंत्र में सत्ता का विभाजन कैसे होता है, ये हम लोग पढ़ेंगे। तो उसको जानने से पहले हम लोग कुछ ऐसे देश की बात करते हैं जहाँ पर सत्ता का बंटवारा ढंग से नहीं हो पाया। तो पहले हम लोग बात करेंगे ब्रुसेल्स की। ठीक है ना, जो बेल्जियम यूरोप का एक देश है और यूरोप का देश है ब्रुसेल्स, जिसकी राजधानी बेल्जियम है। ठीक है, तो यहाँ पर जो सत्ता का बंटवारा था वो भाषा के आधार पर हुआ था, जिसमें फ्रेंच भाषा बोलने वाले जो लोग थे वो 80% थे और वहीं डच भाषी थे 20%। ठीक है ना, तो यहाँ भाषा के आधार पर जो है इस राज्य को, इस देश को, यानी ब्रुसेल्स को, जिसकी राजधानी थी बेल्जियम, जो यूरोप का एक देश है, उसको बांटा गया था। फ्रेंच भाषी जो थे वो अल्पसंख्यक थे। कहने का मतलब ये है कि भले ही फ्रेंच भाषा बोलने वाले अधिक थे, लेकिन उनकी संख्या बहुत कम थी। कहाँ पर? ब्रुसेल्स में। वहीं डच भाषी की संख्या मतलब बहुसंख्यक थी, यानी बहुत अधिक लोग थे डच भाषी। लेकिन डच भाषी की बोलने वालों की संख्या 20% थी, लेकिन ज़्यादा लोग थे वहाँ पर। ठीक है, वहीं श्रीलंका की बात करते हैं हम लोग। तो श्रीलंका में जो है दो तरह के लोग थे, एक पहले सिंगली थे और दूसरे थे तमिल। ठीक है ना, तो सिंगली जो थे वो बहुसंख्यक थे, यानी अधिक मात्रा में थे, और तमिल जो थे वो अल्पसंख्यक, यानी बहुत कम मात्रा में थे। तो सिंगली की मात्रा कितनी थी सिंगली भाषा बोलने वालों की? तो वो थी 74%, यानी 74%। और वहीं तमिल भाषी कितने थे? 18%, यानी 18% लोग जो हैं तमिल बोलते थे। और यही कारण था, इस सिंगलियों को बहुत सारे अधिकार मिले थे, जैसे सरकारी नौकरी में उनको प्राथमिकता दी जाती थी, और उनके बौद्ध धर्म को पूरे देश में लागू किया गया था, और वो वहाँ के मूल निवासी थे। यही कारण से जो है उनको ज़्यादा जो है तवज्जो दिया जाता था सिंगलियों को। ठीक है, और बहुसंख्यक भी थे वो। और वहीं तमिल भाषी जो लोग थे अल्पसंख्यक थे। साथ ही साथ जो है वो भारत के तमिलनाडु से आए हुए लोग थे, वहाँ के मूल निवासी नहीं थे, इसलिए उनको तवज्जो नहीं मिलता था। सरकारी नौकरियों में जो है उनको जो है प्राथमिकता नहीं मिलती थी, और धर्म के नाम पर केवल हिंदू और मुस्लिम थे। और सिंगलियों के जो बौद्ध धर्म था जो पूरे देश में लागू किया गया था, और लोग कहते थे कि आप भी यही धर्म अपनाइए। तो इस तरह से सत्ता का वहाँ विभाजन किया गया था, बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक के आधार पर और भाषा के आधार पर। श्रीलंका को 4 फरवरी 1948 में आज़ादी मिलने पर सिंगली समुदाय का दबदबा था। ठीक है ना, श्रीलंका को कब आज़ादी मिली? तो 4 फरवरी 1948 को। और इसके बाद जो है सिंगली समुदाय का दबदबा बढ़ा, यानी सिंगली समुदाय का जो वर्चस्व है वो कायम हो गया। तमिलों ने उग्र संगठन बनाया। तमिल यहाँ हम लोग बात किए थे अभी, जो सिंगलियों के साथ विरोध कर रहे थे, जो 18% अल्पसंख्यक थे, 18% अल्पसंख्यक भाषी थे, उनकी बात कर रहे हैं। तो तमिलों ने इसके खिलाफ जो है उग्र संगठन बनाया, जिसका नाम था लिबरेशन टाइगर्स तमिल एलम, यानी जिसको लिट्टे भी कहा जाता है। तो तमिलों ने ये उग्र संगठन बनाया। 2009 में तमिल और सिंघली में गृह युद्ध हुआ, अपने यानी घर में ही युद्ध हो गया, अपने देश में ही युद्ध हो गया। जो श्रीलंका के दो आपके भाषी लोग थे, सिंघली और तमिल। ठीक है, 2009 में। और जाकर बाद में जो है दोनों में गृह युद्ध हुआ, और फिर जाकर जो है दोनों को समान अधिकार मिला। तो इस तरह सत्ता का बंटवारा यहाँ पर हुआ श्रीलंका में और आपके ब्रुसेल्स में। वहीं हमारे देश की बात हम लोग करें तो हमारे देश में सत्ता का बंटवारा कैसे, आपको ये पता है। तो ये जो आपका नोट्स है, ये केवल शॉर्ट नोट्स है। ठीक है ना, जो क्वेश्चंस मैंने निकाले हैं किताब से छाट के वही दिया गया है। तो अनुच्छेद 19 जो है भारतीय संविधान का जो है, उसमें स्वतंत्रता के अधिकार की बात की गई है अनुच्छेद 19 में। वहीं अनुच्छेद 15 में जो है धर्म, वंश, जाति, जन्म स्थान के आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव ना हो, इसका प्रावधान किया गया है। तो अनुच्छेद 19 में
स्वतंत्रता का अधिकार, और अनुच्छेद 15 में जो है धर्म, वंश, जाति, जन्म और स्थान के आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं हो। सर्वप्रथम इंग्लैंड में सन 1918 में 1918 या 16 लिखा हुआ देख लेंगे आप, तो 1916 ही लग रहा मुझे। 1916 में महिलाओं को मताधिकार प्राप्त हुआ। तो इंग्लैंड में सबसे पहले महिलाओं को क्या दिया गया? मत देने का अधिकार प्राप्त हुआ। साक्षरता 54% फीमेल। और हमारे देश की साक्षरता की बात हम लोग कर रहे हैं, तो हमारे देश की साक्षरता कितनी थी, कितनी है? तो फीमेल 54% है और मेल कितने हैं? 76%। ठीक है ना। तो ये हम लोग अपने देश की बात कर रहे हैं, मतलब ये छठ के आया है किताब से। अब लेसन नंबर 2 जो है वो हम लोग पढ़ेंगे। लेसन नंबर 2 का नाम, तो लेसन नंबर 2 में कुछ बातें निकल कर आई हैं। तो यूएसए यानी आपका अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, ये सब क्या है? संघीय राज्य है। क्या है ये? संघीय राज्य है। भारत, बेल्जियम, स्पेन में भी संघीय शासन व्यवस्था की स्थापना की गई है। तो भारत में, बेल्जियम में और स्पेन में। भारतीय संघ में जम्मू कश्मीर, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम राज्यों को विशेष अधिकार दिए गए हैं। तो भारतीय संघ में जम्मू कश्मीर को, अरुणाचल प्रदेश को और सिक्किम राज्यों को क्या दिया गया है? विशेष अधिकार। 1946 में गठित संविधान सभा का आधार भी संघवाद था। तो संविधान सभा का आधार क्या था? संघवाद। ठीक है ना। संघवाद 1946 में गठित संविधान सभा के द्वारा जो है उसका आधार बनाया गया है। संघ सूची में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं जो इम्पोर्टेंट होती हैं, जिस पर केंद्र सरकार को मतलब कोई भी कानून बनाने का अधिकार होता है? तो वह है प्रतिरक्षा, यानी हमारी रक्षा का जो, जैसे सेना हो गई, ये सब हो गया। विदेश नीतियां जो हो गई, संचार माध्यम हो गया, मुद्रा या बैंकिंग, ये सब संघ सूची के अंतर्गत आते हैं। प्रतिरक्षा, विदेश नीति, संचार, मुद्रा और बैंकिंग। राज्य सूची के अंतर्गत कौन कौन बातें आती हैं? जेल, स्वास्थ्य, पुलिस और शिक्षा। ऐसे शिक्षा को जो है समवर्ती सूची भी माना गया है, जिसमें केंद्र और राज्य दोनों अपने अपने स्तर पर जो है कानून बनाने का अधिकार रखते हैं, लेकिन ऐसे राज्य सूची में भी शिक्षा आती है। ठीक है ना। जेल, स्वास्थ्य, हेल्थ और पुलिस और शिक्षा। पंचायती राज का प्रारंभ जो है कैसे हुआ? तो बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा हुआ। और पंचायती राज का प्रारंभ जो है सबसे पहले राजस्थान के नागौर जिले से हुआ, 2 अक्टूबर 1959 में। ठीक है। उसके बाद है आंध्र प्रदेश में लागू हुआ 1959 में ही। तो सबसे पहले नागौर जिले में राजस्थान में 2 अक्टूबर गांधी जयंती के अवसर पर 1959 में आपका जो है पंचायत समिति की स्थापना हुई थी इस राज्य में, बलवंत राय मेहता समिति के माध्यम से। बलवंत राय मेहता समिति ने पंचायती राज में 3 स्तरीय ढांचा सुझाव दिया था। ठीक है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आता है हमेशा। तो पंचायती राज को उन्होंने 3 स्तरों में बांटा था। पहला है ग्राम स्तर पर पंचायत, दूसरा है प्रखंड स्तर पर पंचायत समिति या क्षेत्रीय समिति कहा जाता है इसको, प्रखंड स्तर को, और तीसरा है आपका जिला स्तर या जिला परिषद पंचायत समिति। ठीक है ना। तो ग्राम स्तर पर पंचायत, दूसरा प्रखंड स्तर पर पंचायत समिति या क्षेत्रीय समिति, और तीसरा है जिला स्तर या जिला परिषद। तो बलवंत राय मेहता समिति ने पंचायती राज में 3 स्तरीय ढांचा तैयार किया था। स्थानीय स्वशासन राज्य का विषय होने के कारण इसमें अर्थात पंचायती राज प्रणाली में एकरूपता का अभाव था। ठीक है ना। स्थानीय स्वशासन राज्य का विषय होने की, ये जो स्थानीय स्वशासन है जिसकी हम लोग बात कर रहे हैं बलवंत राय मेहता समिति की, यह स्थानीय स्वशासन का विषय है और ये राज्य का विषय है। ठीक है ना। इसमें केंद्र सरकार हस्तक्षेप नहीं करती है। तो इसमें अर्थात पंचायती राज्य प्रणाली में एक रूपता का अभाव था, मतलब एक रूप से, एक समान रूप से सभी नहीं थे, तीनों अलग अलग थे। पूरे देश में पंचायती राज व्यवस्था में एकरूपता लाने के उद्देश्य से सन 1991 में 73वां संशोधन विधेयक संसद में लाकर 22 और 23 दिसंबर 1992 को लोकसभा और राज्यसभा द्वारा पारित हो गया। तो पूरे देश में पंचायती राज व्यवस्था को एक रूपता लाने के लिए क्या किया गया? 1991 में संशोधन किया गया, आपका 73वां संशोधन विधेयक कहाँ लाया गया? संसद में लाया गया और इसको पारित किया गया दोनों सभा के द्वारा, लोकसभा और
राज्यसभा के द्वारा कब पारित किया गया? तो 22 और 23 दोनों ही डेट है, ठीक है ना, और दिसंबर 2092 में। तो भाग 9 में संविधान में पंचायत शीर्षक के अंतर्गत पंचायती राज अधिनियम को सम्मिलित किया गया। तो संविधान के भाग 9 में जो है पंचायती शीर्षक के अंतर्गत जो है पंचायती राज अधिनियम को सम्मिलित किया गया है। ये इंपॉर्टेंट है, आपका ध्यान रखेंगे। भाग 9 इसमें 13 अनुच्छेदों वाला एक नया अनुच्छेद 243 रखा गया। इसमें 13 अनुच्छेदों वाला एक नया अनुच्छेद 243 रखा गया। संशोधन द्वारा एक नई अनुसूची जोड़ी गई जिसका नाम है 11 अनुसूची। तो संशोधन द्वारा एक नई अनुसूची जोड़ी गई, कौन सा? 11 अनुसूची, जो पंचायती राज से संबंधित है। 11 अनुसूची, ठीक है ना। बिहार में पंचायती राज व्यवस्था कैसी है? तो वो त्रिस्तरीय ही है। तो पहली ग्राम पंचायत, पंचायती समिति और जिला परिषद। तो बिहार में पंचायती राज को 3 स्तरों में बांटा गया है: ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद। और इसके कार्यकाल कितने होते हैं? 5 वर्ष के होते हैं, चाहे वो ग्राम पंचायत हो या पंचायत समिति हो या जिला परिषद हो। तीनों का जो है कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। तो तीनों को बारी बारी से पढ़ते हैं हम लोग। तो पहला है ग्राम पंचायत। तो इसका स्तर सबसे नीचा होता है ग्राम पंचायत का, और इसका स्थान जो है तीनों स्तरों से सबसे नीचा होता है। सॉरी, हाँ, सबसे नीचा होता है, लेकिन स्थान सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये आपका स्थानीय स्वशासन का जो है एक तरीका है। आबादी इसमें जो है 7,000 होती है जनसंख्या इसकी, ग्राम पंचायत की। और पंचायत पंचायत कितने होते हैं? 500, मतलब 500 पंचायत क्षेत्र में जो है ये आबादी फैली होती है। और वार्ड कितने होते हैं? वार्ड की संख्या 15 होती है। और इसका प्रधान कौन होता है ग्राम पंचायत का? तो मुखिया होता है और उप मुखिया दोनों होते हैं। पंचायत सेवक कौन होता है इसका? तो सचिव होता है। और 2006 में महिलाओं के लिए 50% जो है सीट आरक्षित किया गया, ठीक है ना। तो ये ग्राम पंचायत में जो पंचायती राज व्यवस्था का जो है पहला चरण है, जो स्तर नीचा स्तर का है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण स्थान रखता है। इसमें 2006 में जो है महिलाओं के लिए, बिहार की बात हम लोग कर रहे हैं, ठीक है ना, 50% सीट आरक्षित किया गया। और इसके प्रधान मुखिया और उप मुखिया अपना त्यागपत्र किसे देते हैं? तो जिलाधिकारी को, डीएम को देते हैं। इसके अंग कौन कौन से हैं? तो 4 अंग हैं। पहला है ग्राम सभा, दूसरा मुखिया, तीसरा है आपका ग्राम रक्षापति या दलपति, और चौथा ग्राम कचहरी। तो ये 4 अंग हैं इसके ग्राम पंचायत के, ठीक है ना। कौन कौन? ग्राम सभा, मुखिया, ग्राम रक्षापति या दलपति, या ग्राम कचहरी। ग्राम सभा जो है, ग्राम सभा मतलब ये हम लोग बात कर रहे हैं, आपको ये चारों की बात हम लोग करने वाले, जो अंग हैं, जो ग्राम पंचायत के जो अंग हैं, ये ग्राम सभा, उसकी बात हम लोग कर रहे हैं। तो पहला अंग है ग्राम सभा। तो ये व्यवस्थापिका सभा है कि जो व्यवस्था करती है पूरे गांव की। और इसमें जो है वयस्क मतलब 18 वर्षीय जो लोग होते हैं, वयस्क जो लोग होते हैं, वो इसके सदस्य होते हैं ग्राम सभा के। और इसकी बैठक जो है वर्ष में 4 बार होती है। 4 बार जो है मतलब 1 वर्ष में इसकी बैठक होती है। मुखिया बैठक बुलाता है तथा अध्यक्षता करता है। तो ग्राम सभा में जो मुखिया जो क्या करता है, बैठक को बुलाता है और स्वयं इसकी अध्यक्षता भी करता है। तो ये पहला अंग हुआ ग्राम सभा। दूसरा है ग्राम रक्षा दल, यानी इसको रक्षापति भी कहा गया है और दलपति भी कहा गया है। तो ग्राम रक्षा दल क्या है बताओ? तो ये है पुलिस व्यवस्था, ठीक है ना। तो गांव की जो पुलिस व्यवस्था को संभालती है कौन? ग्राम रक्षा दल, मतलब पुलिस वाला काम करती है। और इसमें कौन कौन शामिल होते हैं? 18 से 30 वर्ष के जो युवक होते हैं वो ग्राम रक्षा दल में शामिल होते हैं। इसका एक नेता होता है जो दलपति होता है ना। दलपति कौन होता है? एक नेता होता है। दलपति गांव की रक्षा और शांति करता है। तो ग्राम रक्षा दल का में रक्षा कौन करता है और शांति कौन स्थापित करता है? दलपति। तीसरा जो अंग है ग्राम पंचायत का, वो है ग्राम कचहरी। और ये अदालत है ग्राम पंचायत का, ठीक है ना। ग्राम कचहरी क्या है? एक अदालत का काम करता है। और इसका काम होता है लोगों को न्याय दिलाना, यानी गांव में कुछ भी समस्या हुई तो ये ग्राम कचहरी क्या करती है? न्याय दिलाती है लोगों को। तो ये न्यायिक कार्य करती है। वहीं बिहार में कार्यपालिका और न्यायपालिका को अलग रखा गया है ना। बिहार में कार्यपालिका को और न्यायपालिका को अलग रखा गया है ग्राम कचहरी के अंतर्गत। ऐसे तो पूरे देश में ही व्यवस्था लागू है कि न्यायपालिका और कार्यपालिका को अलग रखा गया है, ताकि न्यायपालिका के कार्य में कोई हस्तक्षेप कार्यपालिका ना करे।
एक ग्राम कचहरी होता है प्रत्येक गाँव में, ठीक है? उसमें एक सरपंच होता है जो प्रत्यक्ष निर्वाचित होता है। मतलब प्रत्यक्ष मतलब क्या होता है कि जहाँ गाँव के जो लोग सदस्य होते हैं वो निर्वाचित करते हैं, ठीक है ना? इसमें जनता जो है भाग लेती है और 500 आबादी पर 1 पंच होता है, ठीक है ना? 500 आबादी होती है और उस पर 1 पंच होता है ग्राम कचहरी में। फौजदारी तो दीवानी क्षेत्रों के अधिकार मिले होते हैं, ठीक है ना? तो ग्राम कचहरी को फौजदारी और दीवानी मतलब जो प्राथमिकी जो दर्ज होती है, इसमें जो है हल्का-फुल्का जो है कोई गलत काम होता है, अपराध होता है, तो उसके फैसले के लिए जो है फौजदारी और दीवानी क्षेत्र में के अंतर्गत आती है, तो ग्राम कचहरी वो काम करती है। सुनवाई जो है ये 10,000 मामलों की करती है। इसमें एक न्याय मित्र होता है और एक न्याय सचिव होता है। बिहार सरकार द्वारा निर्मित पद, ठीक है ना? ये जो न्याय मित्र और ये न्याय सचिव का जो पद है, ये बिहार सरकार ने इस पद को निर्मित किया है और ये दोनों मिलकर न्याय मित्र और न्याय सचिव मिलकर क्या करते हैं, सरपंच के कार्यों में योगदान करते हैं। तो न्याय मित्र क्या करता है, सरपंच के कार्यों में योगदान करता है और न्याय सचिव क्या करता है, ये ग्राम कचहरी में कागजात रखता है ना, ग्राम कचहरी में जो कागज का जो लेखा जोखा है, ये आपका न्याय मित्र करता है, वही न्याय सचिव करता है और न्याय मित्र क्या करता है, सरपंच के कार्यों में योगदान देता है। अगला जो है पंचायत समिति है, ये आपका हम लोग बात कर रहे हैं पंचायती राज व्यवस्था के दूसरे स्तर की जो है पंचायत समिति। अब हमने बात की ग्राम पंचायत की, अब हम लोग पंचायत समिति की बात करेंगे। आइए, तो पंचायत समिति जो है वो दूसरे स्तर का जो है आपका ये है, ग्राम पंचायत तथा जिला परिषद के बीच की कड़ी मानी जाती है। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा आपका, ग्राम पंचायत और जिला परिषद के बीच की कड़ी का काम कौन करती है? तो पंचायत समिति करती है और इसमें एक सदस्य होता है जिसमें 5,000 आबादी होती है, ठीक है ना? 5,000 आबादी में पंचायत समिति होती है जिसका एक सदस्य होता है। चुनाव जो है अप्रत्यक्ष रूप से किया जाता है इसका, किसका? इस सदस्य का। और उसका प्रमुख कौन होता है? प्रमुख प्रत्यक्ष निर्वाचित सदस्य होते हैं प्रमुख, प्रमुख और उप प्रमुख, ठीक है ना? प्रमुख में उप पंचायत समिति का प्रधान अधिकारी होता है। प्रमुख में समिति का बैठक क्या करता है? प्रमुख जो मतलब इसका जो मेन हेड है, वो क्या करता है? इस समिति की बैठक को बुलाता है, जो प्रधान अधिकारी होता है पंचायत समिति का। अध्यक्षता करता है, पंचायत समिति के कार्यों का जांच करता है, बीडीओ यानी ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर पर नज़र रखता है, नियंत्रण रखता है, ठीक है? बीडीओ इसके पदेन सचिव है, मतलब इसके जो है पद के नीचे काम करता है बीडीओ। किसके पद के नीचे? पंचायत समिति के प्रधान अधिकारी ने प्रमुख के नीचे। तो बहुत सारा काम करता है प्रमुख। वहीं तीसरा स्तर है जिला परिषद पंचायत, पंचायती राज व्यवस्था का तीसरा जो स्तर है वो जिला परिषद। तो ये तीसरा स्तर है और इसमें 50,000 आबादी होती है एक सदस्य पर, ठीक है? 50,000 आबादी और आरक्षण मिलता है इसमें लोगों को, एससी एसटी को, बैकवर्ड कास्ट को, वुमेन को। क्षेत्राधिकार इसका क्या होता है? जिले की सभी पंचायत समिति इसके अंतर्गत आती है ना। जिला परिषद के अंतर्गत कौन आती हैं? तो जिला के सभी पंचायत समिति। कार्यकाल इसका 5 वर्ष का होता है, अन्य स्तरों की तरह। सदस्य इसमें कौन कौन होते हैं? जिले के सभी पंचायत समिति के सदस्य, जितने पंचायत समिति के सदस्य हैं वो जिले के सदस्य होते हैं, ठीक है ना? जिला परिषद के क्या होते हैं? वो सदस्य होते हैं। इसमें एक अध्यक्ष होता है और एक उपाध्यक्ष होता है जो निर्वाचित होता है। प्रत्येक 5 वर्ष के अवसर पर पंचायतों की वित्तीय स्थिति का पुनरावलोकन करने हेतु राज्य वित्त आयोग का गठन किया जाता है। तो प्रत्येक 5 वर्ष के अवसान पर मतलब खत्म जैसे ही होता है कार्यकाल, वैसे ही पंचायतों की वित्तीय स्थिति का पुनरावलोकन, मतलब जो पंचायत पहले थी वो क्या कर रही थी, पंचायत समिति के सदस्य थे, इसका पुनरावलोकन होता है और इसके लिए जो है राज्य वित्त आयोग का गठन किया जाता है। 6 मास में चुनाव होता है विघटन होने पर। अगर कोई विघटन हो गया 5 वर्ष से पहले ही जिला परिषद के सदस्यों का, तो इसमें जो है 6 महीने पर क्या होता है? चुनाव होता है, ताकि फिर से सदस्यों का चुनाव हो पाए। निर्वाचन आयोग जो है इसमें निर्वाचन आयोग की नियुक्ति कौन करते हैं? तो आपके राज्यपाल करते हैं, ठीक है ना? क्योंकि ये राज्य स्तरीय सरकार है, तो राज्य स्तरीय सरकार में निर्वाचन आयोग का नियुक्ति राज्यपाल करते हैं, ठीक है ना? 2006 में जो है बिहार पंचायती राज अधिनियम लागू किया गया, ठीक है ना? 2006 में, ठीक है?
2006 में बिहार पंचायती राज अधिनियम के अंतर्गत जो है 50% सीट जो है वो महिलाओं को दिया गया। बिहार में नगरीय शासन व्यवस्था, ठीक है ना, बिहार में कैसी व्यवस्था है, नगरीय शासन व्यवस्था लागू है। अब कुछ किताबों की बात करते हैं हम लोग, तो मनुस्मृति जो पुस्तक है वो महाभारत पर आधारित है। मेघास्थनीज जो है पुस्तक, मेघास्थनीज जो पुस्तक है वो इंडिका इंडिका ने लिखी है। और मौर्य साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र का के नगर पालिका संगठन का वर्णन है, ठीक है ना। तो मनुस्मृति ने महाभारत लिखा है और मेघास्थनीज ने इंडिका लिखी है, जिसमें मौर्य साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र के नगर पालिका संगठन का क्या किया गया है, वर्णन किया गया है। चाणक्य ने अर्थशास्त्र लिखा, जिसमें पाटलिपुत्र के नगर प्रशासन का वर्णन किया गया है, चाणक्य के अर्थशास्त्र पुस्तक में। नगरीय शासन व्यवस्था 1992 से 1974वां संशोधन, तो ये नगरीय शासन व्यवस्था संबंधित है 1992 से 74वां संशोधन। नगरीय शासन व्यवस्था का को संवैधानिक मान्यता मिली थी इस संशोधन के अंतर्गत। कार्य क्षेत्र विषय को 12वीं सूची में शामिल किया गया, ठीक है ना। नगरीय व्यवस्था के कार्य विषय को कहाँ शामिल किया गया, 12वीं सूची में। और नगरीय शासन व्यवस्था में महानगर बिहार में नहीं है, बिहार में नगर महानगर नहीं है। नगरों के स्थानीय शासन हेतु 3 संस्था है बिहार में, पहला है नगर पंचायत, दूसरा नगर परिषद और तीसरा है नगर निगम। तो इसकी बात करेंगे हम लोग। तो स्थानीय शासन हेतु 3 संस्थाएं हैं बिहार में, नगर पंचायत, नगर परिषद, नगर निगम। तो पहला है नगर पंचायत, तो ये शहर कहलाता है नगर पंचायत। इसमें 12,000 से लेकर 40,000 तक लोग रहते हैं और इसमें 1/3 कृषि यानी 1/3 जो है कृषि होती है और कृषि से भिन्न कार्य लोग करते हैं। मतलब 1/3 जो लोग होते हैं वो कृषि से जुड़े हुए नहीं होते, बल्कि कृषि से जुड़े हुए अन्य कार्य करते हैं। तो नगर पंचायत शहर है। सदस्य जो होते हैं वो वार्ड से मतदाता द्वारा चुन कर आते हैं और सदस्य की संख्या कितनी होती है, 10 से 37, ठीक है ना, 10 से 37 होती है, जनसंख्या के अनुसार होती है। कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। सदस्यों के बीच से चुनकर कौन कौन आते हैं, एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष। बात करते हैं नगर परिषद की, तो ये बड़े शहर को नगर परिषद कहा जाता है और इसकी जनसंख्या होती है 2 से 3 लाख, ठीक है। और इसका जो जनसंख्या है 1/4 भाग यानी 1/4 भाग जो लोग होते हैं वो कृषि को छोड़कर दूसरा काम करते हैं। यही इसका जो जनसंख्या घनत्व है वो 400 पर किलोमीटर होता है, मतलब 1 किलोमीटर में जो है 400 लोग रहते हैं, जनसंख्या घनत्व होता है इसका नगर परिषद का। अंग इसके 4 हैं, नगर परिषद और समितियाँ, ठीक है ना, समितियाँ हैं। इसमें अध्यक्ष और उपाध्यक्ष होते हैं। कार्यपालिका पदाधिकारी होता है अंग इसका। नगर निगम में 3 लाख प्लस लोग रहते हैं, ठीक है ना। और भारत में सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना कहाँ हुई थी, मद्रास में 1688 में, और बिहार में 1952 में जो है नगर निगम की स्थापना हुई थी, 1952 में, ध्यान रखेंगे आप, बहुत इंपॉर्टेंट है। वहीं पर 50% आरक्षण महिलाओं को मिला हुआ बिहार में। आपको वार्ड जो होते हैं 37 होते हैं न्यूनतम और 75 होते हैं अधिकतम नगर निगम में। पटना नगर निगम जो है 72 वार्ड है पटना नगर निगम में। गया में जो है 35 वार्ड है और भागलपुर में 51 वार्ड है और आपका मुजफ्फरपुर में 48 और दरभंगा दोनों मिलाकर, ठीक है ना, मुजफ्फरपुर दरभंगा। बिहार शरीफ में 46 वार्ड है और आरा में 45। और इसका अंग कौन कौन सा है नगर निगम का वो बताया गया है। पहला है निगम परिषद और निगम परिषद में महापौर और उप महापौर आते हैं, ठीक है ना। दूसरा है सशक्त स्थानीय समिति, तीसरा है परामर्श समिति और चौथा है नगर आयुक्त। तो ये 4 अंग हैं किसके बताइए, नगर निगम के। अब आते हैं निगम परिषद में, तो ये वार्डों में बटा हुआ होता है। प्रत्येक वार्ड में एक प्रतिनिधि होता है। प्रतिनिधि जो है वो क्या कहलाता है, वार्ड पार्षद और वार्ड काउंसलर अंग्रेजी में कहते हैं इसको। कार्यकाल 5 वर्ष का होता है इसका और इसकी बैठक, नगर परिषद की बैठक कब होती है, प्रत्येक महीने होती है। कार्य क्या होता है नगर परिषद का, नियम बनाना, निर्णय लेना और टैक्स लगाना, ये नगर परिषद कार्य है, नियम बनाना, निर्णय लेना और टैक्स लगाना।
महापौर जो होता है वो क्या काम करता है नगर निगम परिषद में? तो महापौर जो है निगम परिषद अपने सदस्यों में से एक महापौर चुनती है। निगम परिषद परिषद जो होती है वो क्या करती है? अपने सदस्यों में एक एक सदस्य चुनती है जिसको महापौर कहते हैं। तो महापौर का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है और ये नगर निगम का क्या होता है? सभापति होता है और इसकी अध्यक्षता भी यही करता है। ठीक है? नगर निगम परिषद की अध्यक्षता। और नगर निगम का प्रथम नागरिक है कौन? महापौर। जैसे राष्ट्रपति जो होते हैं ना देश के प्रथम नागरिक होते हैं, वैसे नगर का प्रथम नागरिक कौन होता है? महापौर होता है। सशक्त स्थानीय समिति क्या है? तो ये सदस्य इसके होते हैं आपके कौन कौन? महापौर और उप महापौर। और सदस्य स्थानीय समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं? महापौर। प्रमुख कार्य क्या है? निगम परिषद परिषद के अंतर्गत ये कार्य करते हैं सशक्त स्थानीय समिति। और इसकी और लोगों की नियुक्ति करते हैं। ठीक है ना? नियुक्ति भी करते हैं नगर आयुक्त पर और नियंत्रण भी रखते हैं। वहीं परामर्शदात्री समितियां कौन कौन सी है? परामर्शदात्री समिति क्या करती है? शिक्षा समिति, बाजार, उद्यान उद्यान समिति, यानी ये सब इन सब को जो है मिलकर जो है अपने अपने विषयों पर निगम परिषद को सलाह देते हैं। शिक्षा पर समिति पर, बाजार पर जो है उद्यान समिति, ये परामर्शदात्री समितियां यही करती है। सब पर मिलकर जो है सब अपने अपने स्तर पर जो है निगम परिषद को सलाह देते हैं। नगर आयुक्त पदाधिकारी होता है ये ठीक है ना? बिहार सरकार का पदाधिकारी होता है नगर आयुक्त। भारतीय प्रशासनिक सेवास्थ का पदाधिकारी, नगर निगम का मुख्य प्रशासक। अब लेसन नंबर 3 में हम लोग आते हैं बिहार का छात्र आंदोलन। पढ़ेंगे हम लोग। टॉपिक ऐसे लोकतंत्र में प्रतिस्पर्धा और संघर्ष है, लेकिन उसका टॉपिक के अंदर सब टॉपिक है बिहार का छात्र आंदोलन। तो बिहार का छात्र आंदोलन इंदिरा गांधी के विरुद्ध विशुद्ध छात्रों का जो संघर्ष है, तो ये हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे।